गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर की स्पेशल क्लास स्पेशल क्वेश्चन के साथ फिर से आपके पास है। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, परीक्षा कहीं की, एग्रीकल्चर कहीं की, वो सारे चुनिंदा प्रश्न आपके लिए मैं ला रहा हूँ जो परीक्षाओं में आने ही आने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इनका अध्ययन करें, दो दो बार देखें, नोट्स बनाएं, उसके बाद तैयारी करें। हर चांस को एक लास्ट चांस समझकर ही पढ़ाई करें। तो कुछ ब्लूप्रिंट बनाया है, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहला एक डेकाप्लॉइड शब्द लिखा होगा, डेकाप्लॉइड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेकाप्लॉइड। प्लॉयडी लेवल से क्वेश्चन आपने देखा होगा, परीक्षा दिए होंगे तो प्लॉयडी लेवल का एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो डेकाप्लॉइड इस बार कुछ अलग अगर पेपर बनाने की कोशिश की तो डेकाप्लॉइड अवश्य आएगा। डेकाप्लॉइड का एक एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। डेकाप्लॉइड में क्या होता है, डेकाप्लॉइड में क्या होता है, 10 होमोलोगस क्रोमोसोम, 10 होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट होता है, क्रोमोसोम का सेट होता है, इसे कहते हैं डेकाप्लॉइड, है ना। जैसे टेट्राप्लॉइड में 4 होगा, है ना। हेक्साप्लॉइड में 6 होगा, जैसे हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है ना। ऐसे ही डेकाप्लॉइड में 10 होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट होगा। जैसे ऑक्टाप्लॉइड, ये दिया है ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, OCTA, ऑक्टाप्लॉइड। ऑक्टाप्लॉइड का एग्जांपल यहाँ पर डहेलिया दिया है। डहेलिया एक फ्लावर होता है, एस्ट्रेसी फैमिली का होता है। एक एग्जाम में बताऊँ, पिछले 2023 में एग्जाम हुआ था नेट का, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि मुंडक पुष्पम किसमें पाया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन डहेलिया भी था। तो ये एस्ट्रेसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी न किसी रूप में इसके प्रश्न आते ही रहते हैं। तो डहेलिया का जो ओरिजिन प्लेस है, यानी कि उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान भी आते हैं, ओरिजिन प्लेस है इसका, ये मैक्सिको है, ये इम्पोर्टेंट है, मैक्सिको है। और ये एस्ट्रेसी फैमिली से संबंधित है, ये एस्ट्रेसी फैमिली से संबंधित है, फैमिली भी आ जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है कि ऑक्टाप्लॉइड में डहेलिया आता है, डहेलिया किस कुल का है, एस्ट्रेसी फैमिली का है, मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है। अब हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन इन, ऐसा क्वेश्चन आ गया था, पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन इन। तो पॉलीप्लॉइडी वेरी कॉमन, एक ऑप्शन था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये गुड़हल का साइंटिफिक नेम है, इसको गुड़हल कहते हैं। तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन आ गया कि पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन इन, प्रमुख रूप से पॉलीप्लॉइडी किसमें पाई जाती है, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल में पाई जाती है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो टेट्राप्लॉइड अगला टॉपिक आ जाता है, टेट्राप्लॉइड के एग्जांपल्स पूछ दिए जाते हैं। तो टेट्राप्लॉइड के एग्जांपल्स क्या है, ड्यूरम है, कपास है। कपास का कौन सा है, गॉसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम, हिरसुटम कैसी है, टेट्राप्लॉइड है। बाकी डिप्लॉइड होती हैं, जैसे जिनमें यम आ जाए, जिनके जैसे गॉसिपियम हिरसुटम
है ना, और गोसिपियम बार्बाडेंस, है ना, और गोसिपियम हर्बेसियम, यम निकलेगा तो वो अपने इंडिया से उत्पन्न हुई प्रजातियाँ होती हैं। तो यूगोसियम मेरिस्टो अमेरिकन कार्टन है, ये टेट्राप्लॉइड है। अब ये पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस्ड हुआ है, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस्ड हुआ, यानी कि पॉलीप्लॉइडी हम क्या इंड्यूस करा सकते हैं, क्या पॉलीप्लॉइडी हम कृत्रिम रूप से, यहाँ पर एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड हुआ है, तो हाँ क्या इंड्यूस करा सकते हैं। इसमें एक केमिकल आता है कॉलचिसिन, तो कॉलचिसिन एक केमिकल है जिसके द्वारा हम पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन कॉलचिसिन के ऊपर आ जाता है। कॉलचिसिन का काम क्या करता है, ये क्रोमोसोम डबलिंग में भी काम आता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्रोमोसोम डबलिंग, क्रोमोसोम डबलिंग, DOUBLIN, क्रोमोसोम डबलिंग में कौन सा रसायन काम आता है, तो वो कॉलचिसिन है। अब ट्राइप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइड जितने भी बीज रहित हैं, चाहे वो केला हो, चाहे वो वाटरमेलन हो, ये सब में देखा होगा कि गुणसूत्र ऐसे पढ़ते होंगे 33, है ना, केला में। तो ये क्या है, ट्राइप्लॉइडी है। तो ट्राइप्लॉइडी में बीज रहित होने का गुण पाया जाता है। तो बीज रहित अगर यहाँ पर देखा जाए तो बीज रहित तरबूज इसका, बीज रहित तरबूज ट्राइप्लॉइडी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब आते हैं आलू टेट्राप्लॉइड। आलू टेट्राप्लॉइड को हम लिखना चाहें तो ALLO, आलू टेट्राप्लॉइड। आलू टेट्राप्लॉइड में हमारा आ जाता है रेफिनोब्रेसिका, क्या आएगा, रेफिनोब्रेसिका, ब्रेसिका नेपस और ब्रेसिका जेनेसिया आलू टेट्राप्लॉइड में। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन रेफिनोब्रेसिका पर बनाया गया। ये वही रेफिनोब्रेसिका है जो कार्पी चैम्को ने आर्टिफिशियल बनाया है, आर्टिफिशियल सब्जी बनाई है, वही ये रेफिनोब्रेसिका है, कार्पी चैम्को द्वारा बनाई हुई। तो ये आलू टेट्राप्लॉइड के एग्जांपल्स में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से आलू टेट्राप्लॉइड कौन सा है, ये आ जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। तो आलू टेट्राप्लॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं, रेफिनोब्रेसिका, ब्रेसिका नेपस और ब्रेसिका जेनेसिया इसके इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये प्रश्न। अब आलू पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं कि ये आ जाता है आलू पॉलीप्लॉइडी मोस्ट कॉमन है। तो आलू पॉलीप्लॉइडी, ALL आलू पॉलीप्लॉइडी। अब ये पूछा जाता है कि आलू पॉलीप्लॉइडी प्रमुख रूप से किसमें पाई जाती है, तो आलू पॉलीप्लॉइडी प्रमुख रूप से टिटकेल में पाई जाती है। इसके बारे में भी बताएंगे कि आलू पॉलीप्लॉइडी टिटकेल में कैसे आती है, टिटकेल कैसे बना है, ये अभी हम आपको बताएंगे। जो टिटकम एस्टिवम और राई के बीच में क्रॉस करके बना है उसे हम टिटकेल कहते हैं। शायद इसमें अभी नहीं दिया है, टिटकेल के बारे में हम बनाएंगे बढ़िया सा। अच्छा, आलू हेक्साप्लॉइड की बात करें, आलू हेक्साप्लॉइड ये ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें दोनों में कंफ्यूजन करने के लिए आते हैं आलू पॉलीप्लॉइडी और आलू हेक्साप्लॉइडी, ये दोनों समकक्ष हैं। तो इनमें हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं, कभी कभी दोनों क्वेश्चन रख दिए जाते हैं
और यदि परीक्षार्थी थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो एक दूसरे का अपोजिट आंसर कर देता है, तो इससे दोनों प्रश्न चले जाते हैं। तो आलू पॉलीप्लॉइडी और आलू हेक्साप्लॉइडी में ये याद रखें कि एक में ट्रिटिकेल है और दूसरे में ट्रिटिकम एस्टिवम या गेहूं है। ये क्या है? गेहूं है। और गेहूं राई के बीच में क्रॉस करके हमने ट्रिटिकेल बनाया है। अब कार्सिजेनिक क्या होते हैं? ऐसे ही आ जाता है, हिंदी रूपांतरण इसका नहीं मिलेगा पेपर में, ऐसे आ जाता है इन्वर्टेड में, कार्सिजेनिक्स होते हैं। तो कार्सिजेनिक क्या होते हैं? तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से सही सही उत्तर इसका निकालना है। तो कार्सिजेनिक क्या होते हैं? कार्सिजेनिक दे सब्सटेंसेस हु क्रिएट्स कैंसर, यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ, कैंसर उत्पन्न, ये मात्रा इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे बिगाड़ो। कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ कार्सिजेनिक कहलाते हैं। तो ये ऐसे टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है। तो आलू, आलू क्या है? आलू एक टेट्राप्लॉइडी है। कैसी टेट्राप्लॉइडी है? ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी में आती है। टेट्राप्लॉइडी है यानी कि इसमें गुणसूत्रों का 4x, जैसे हम इसके जो CN नंबर लिखते हैं, तो इसमें CN नंबर कैसे लिखेंगे? 4x, इसका प्लॉइडी लेवल है, तो वो टेट्राप्लॉइड कहलाएगा। ऐसे गेहूं में लिखेंगे, गेहूं में 6x लिखेंगे, है ना, वो 6x या हेक्साप्लॉइडी होता है। और ड्यूरम बीट की बात करेंगे अभी हम, टिटकम ड्यूरम इसका वानस्पतिक नाम होता है, अभी बात करते हैं। तो ये 4x यानी कि 4 सेट क्रोमोसोम के हैं इसके अंदर। तो आलू में कौन सी है? ऑटोपॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। तो यहाँ देखिए, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, आलू पॉलीप्लॉइडी और आलू हेक्साप्लॉइडी। ये देखो तीन कुछ कॉमन से एक एक दूसरे को, एक दूसरे के समान दिख रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आयोग बनाते हैं जो एक दूसरे के समान रखते हैं। और थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो वो ऐसा होता है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कहीं 150 क्वेश्चन भी आते हैं, समय होता है 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा मुझे लगता है कि इसी पेपर में समय नहीं दिया जाता है। अब होता क्या है कि 2 घंटे में फर्स्ट हाफ जो होगा, जहां हमारा दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है, थकता नहीं दिमाग, तो वहां पर हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छे समय से उसका हम आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद दिमाग हमारा थकने लगता है, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। वहां पर हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहीं पर जो होते हमारे आते हुए प्रश्न भी वहां पर थोड़ा सा डगमगाते हैं। तो वहां पर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, तो ये फिर रहता है कि इसका वो उत्तर है, उसका ये उत्तर है, ऐसा करके हो सकता है। तो उस पर हम लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए। अब ड्यूरम बीट की बात करते हैं। ड्यूरम बीट में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। क्या होती है? 2n बराबर 14 होती है। ये ऐसा होता है, देखिए, टिटिकम उरांतु एक होता है, टिटिकम उरांतु, इसका n बराबर 7 है, और एजिलोप्स स्पेल्टोइस इसका भी n बराबर 7 है। इन दोनों के जो मिलन हुआ, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से टिटिकम ड्यूरम बना, और 7 गुणसूत्र, इसके 7 गुणसूत्र, तो ये 14 हो गए। और ये कैसा है? हमारा डिप्लॉयड गेहूं है, टिटिकम गेहूं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से तैयार हुआ है। तो ये याद रखना कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में प्रयोग किए गए पेरेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। अब तो पेरेंट भी पूछने लगे हैं। अभी एग्ज़ाम हुआ था AA का,
तो उसमें तो उसके अंगूर की प्रजातियों के पूछ दिए गए थे कि पेरेंट क्या होते हैं, तो ऐसे पेरेंट भी पूछ दिए जाते हैं। तो ट्रेटिकम ओरांतु इंटू एजिलोप्स स्पेक्टाइड्स इसका नाम है। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं सेमोफाइट्स। यहाँ पर आते हैं सेमोफाइट्स, इसको पी साइलेंट है। सेमोफाइट्स, सेमोफाइट्स। अब सेमोफा ऐसा है, इसकी हिंदी रूपांतरण पेपर में हो सकता है ना लिखा जाए, और लिखा ही नहीं जाता है, जैसे ऐसे होते हैं तो नहीं लिखा जाता है। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है, सेमोफाइट्स क्या होते हैं। तो रेतीली मृदाओं में उगने वाले पौधे सेमोफाइट्स कहलाते हैं। रेतीली मृदा में उगने वाले पौधे सेमोफाइट्स कहलाते हैं। अब ऐसा ही हेलियोफाइट्स, ये आ जाते हैं कभी कभी टेबल में आ सकते हैं, कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं, डायरेक्ट पूछ देते हैं। हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स वे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, तो हम सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उगने वाले पौधे, ये कहलाते हैं हेलियोफाइट्स। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइट्स। अब आते हैं क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स जो ऐसे पौधे जो अत्यधिक ठंडी वाले स्थानों में उगते हैं, वो क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। अत्यधिक ठंडे स्थानों में उगने वाले पौधे क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप लोग कितने लोग बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? कमेंट करके बताएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? इनको फसल बीमा योजना के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को देख लें और ये पेपर में आएगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन आया था। मृदा के किस क्लास में अम्लीय मृदा नहीं पाई जाती? इस तरह के प्रश्न बनेंगे। अब मृदा के किस क्लास में अम्लीय मृदा नहीं पाई जाती है, इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्या आंसर हो सकता है इसका? तो मृदा का एक ही ऐसी क्लास है, ऐसे एक ही ऑर्डर है जिसमें अम्लीय मृदा नहीं पाई जाती है, वो है काली मृदाओं वाला। बताएं काली मृदाओं वाला ऑर्डर। वर्टिसल,
इस ऑर्डर में अम्लीय मृदाएं नहीं पाई जाती। एक प्रश्न बना, सोलर सीड ट्रीटमेंट। सोलर सीड ट्रीटमेंट प्रमुख रूप से किस फसल के लिए शुरू किया गया था, या प्रमुख रूप से किस में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? गेहूं और जौ। प्रमुख रूप से गेहूं और जौ में किया जाता है। एनएससी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आएगा इस पेपर का, आएगा, ये आपको पता भी होगा। 1963 में एनएससी की स्थापना हुई थी। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं या किया जाता है? ये आप बताएंगे। क्या KNO3 का प्रयोग सीड ट्रीटमेंट में किया जाता है? प्रश्न इसका एसरेशन और एसरेशन में भी आ सकता है, रीजन में, एसरेशन रीजन वाले प्रश्नों में भी आ सकता है, और हाँ ना या आपने विचार नहीं दे सकते ऐसे प्रश्न करके भी ये प्रश्न आ सकता है। तो ये इसका आंसर तो है सीधा सीधा हाँ कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग सीड ट्रीटमेंट में किया जाता है, और क्या KNO3 को हाँ कर सकते हैं, KNO3 का प्रयोग पक्का कर सकते हैं, होता है। और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नॉन हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट। हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट होते हैं। हार्मोनल जैसे जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन है और उसका प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हम नॉन हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट, जो ऐसा सीड ट्रीटमेंट करने वाला है जो हार्मोनल नहीं है, उसका नाम क्या है वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, और इसका उत्तर हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि नॉन हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट कौन सा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छांट करके मैं अध्ययन करके देखते हैं कि कैसे बनते हैं, इनको मैं बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक प्रश्न आपके पास पहुँचे, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, जिससे एक ये रहता है कि और ज़्यादा मेहनत की जाए, और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो वो जितनी ज़्यादा मेहनत होगी वो आप लोगों के लिए ही होगी। तो थोड़ा सा आप भी एक्टिव हो जाए, शेयर कर दें, थोड़ा सा लाइक्स कर दें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो हम और अच्छी बनाएंगे, और अच्छे क्वेश्चन चार्ट के लाएंगे। तो प्लीज़ गो अहेड, टेक केयर, थैंक यू।